मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है फ्रेडरिक डब्ल्यू रिक्स एवं विकासशील देशों में लोक प्रशासन। विकासशील देशों में लोक प्रशासन की जो भूमिका है वह विकसित देशों की तुलना से भिन्न है। विकासशील देशों में अधिकतर वो राष्ट्र हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात औपनिवेशिक विरासत से मुक्त होकर स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आए हैं और इनमें प्रमुख रूप से एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका के देश हैं जो अभी विकास की अवस्था में हैं और स्वतंत्रता के पश्चात इन राष्ट्रों के समक्ष जो प्रमुख मुद्दे हैं वे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास हैं। इन देशों में जो लोक प्रशासन है, इन संदर्भों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास की जब हम बात करते हैं तो एक विशिष्ट प्रकार के लोक प्रशासन की मांग करता है। और उस समय पर जब ये देश स्वतंत्र हुए थे तो इन देशों के द्वारा जिन विकास के प्रतिमानों को अपनाया गया था, ये वे प्रतिमान थे जो पाश्चात्य संदर्भों में जिनका निर्माण किया गया था और जो वहां पर सफलतापूर्वक कार्य कर रहे थे। परंतु इन देशों का जो नवोदित राष्ट्र थे उनका परिवेश भिन्न होने के कारण ये उपागम या ये प्रतिमान वो परिणाम नहीं दे पा रहे थे जिनकी की अपेक्षा इन राष्ट्रों के द्वारा दी गई थी। यही चिंतन का आधार जो राजनीति विज्ञान के विद्वान थे, लोक प्रशासन के विद्वान थे, उनके समक्ष ये चिंतन का विषय था कि किस प्रकार से इन देशों में जो प्रशासकीय व्यवस्था है उसको बेहतर बनाया जाए जिससे कि जो लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सके। इसी परिप्रेक्ष्य में जो एफ.डब्ल्यू. रिक्स ने जो प्रमुख दो देशों का अध्ययन किया जिसमें थाईलैंड जो पूर्व में सियामी के नाम से और फिलीपींस जैसे देशों का अध्ययन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि किस प्रकार से उस देश का जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवेश है वह उसकी प्रशासकीय व्यवस्था को प्रभावित करता है कि जिस प्रकार या जिस देश में वहां की प्रशासनिक मशीनरी कार्य करती है उस मशीनरी पर उस देश के परिवेश का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। इसी को और स्पष्ट रूप से व्याख्यायित करने के लिए एफ.डब्ल्यू. रिक्स ने जो विद्यमान समय उस समय के जो समाज था जो विभिन्न रूपों में था उनको उसने तीन कैटेगरी में या तीन भागों में हम कहें विभाजित करके उसका विश्लेषण किया था। पहली जो कैटेगरी थी उसमें उन्होंने उन समाजों को रखा था जो बहुकार्यात्मक समाज थे, अर्थात ये वे समाज थे जहां पर की जो व्यवस्थाएं थी उनमें एक व्यवस्था के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के कार्यों का संचालन किया जाता था, अर्थात एक संरचना होती थी और एक संरचना के द्वारा व्यवस्थापिका के कार्य भी, न्यायपालिका के कार्य भी और कार्यपालिका के कार्य भी किए जाते थे। अर्थात अगर हम कहें जो इस प्रकार की राजशाही व्यवस्था थी वहीं पर समस्त कार्यों का संचालन एक ही प्रकार की मशीनरी के द्वारा किया जाता था और यहाँ पर जो लोग होते थे, जो जनता होती थी, वह उस परिवार के साथ अपनी निष्ठा रखती थी, अपनी भक्ति रखती थी और अपना विश्वास रखती थी और सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए जाते थे उनको जनता के द्वारा, सरकार के द्वारा जो सेवा की जाती थी उस रूप में लिया जाता था। और ये जो व्यवस्था थी ये ऐसी व्यवस्था थी जहां पर जनता एवं सरकार के मध्य किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं था, केवल सरकार के द्वारा शासन किया जाता था
और जनता की सहभागिता का अभाव पाया जाता था। वहीं पर जो इसके विपरीत दूसरे प्रकार के समाज थे, ये वो समाज थे जिन्हें अल्प कार्यात्मक समाज कहा। F.W. रिक्स ने अल्प कार्यात्मक समाज को उन्होंने जो परिभाषित किया, उसमें वो जो बात करते हैं वो कहते हैं ये वो समाज है जहां पर कि विशेषीकरण पाया जाता है, अर्थात विशेष प्रकार की संस्थाओं के द्वारा ही विशेष प्रकार के कार्य किए जाते हैं। ये वो खुली व्यवस्थाएं हैं या वो व्यवस्थाएं हैं कि जहां पर कार्यपालिका का कार्य कार्यपालिका के द्वारा, न्यायपालिका का कार्य न्यायपालिका के द्वारा और व्यवस्थापिका का कार्य केवल निर्माण करने तक सीमित होता है, वह नीति निर्माण करती है। और इस तरीके से जो विभिन्न संस्थाएं हैं वो विभिन्न संस्थाएं अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रहते हुए कार्य करती हैं। और यहाँ पर जो इस तरीके के अल्प कार्यात्मक समाज हैं, यहाँ पर जनता और सरकार के मध्य में बेहतर संबंध पाया जाता है। सरकार का जो उद्देश्य होता है वह है जनता का अधिक से अधिक कल्याण करना और जनता की सहभागिता भी इस प्रकार की व्यवस्थाओं में पाई जाती है। इसके पश्चात जो रिक्स तीसरे प्रकार के समाज की बात करता है वह है समपार्श्वीय समाज। यह समाज जिसे रिक्स ने समपार्श्वीय समाज कहा है, यह अल्प कार्यात्मक और बहुकार्यात्मक समाज के बीच की व्यवस्था वाले समाज है कि जहां पर अल्प कार्यात्मक समाज की भी विशेषताएं पाई जाती हैं और साथ ही साथ जो बहुकार्यात्मक समाज है उनकी भी विशेषताएं इन समाजों के में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था को रिक्स ने समपार्श्वीय समाज कहा है। अब वो जब इन समपार्श्वीय समाज की बात करते हैं रिक्स, वो कहते हैं कि इन समपार्श्वीय समाज की जो विशेषताएं हैं वो भिन्न प्रकार की होती है। वो चूंकि उस व्यवस्था से निकल कर आती हैं जिस व्यवस्था में प्रशासन कार्य करता है, तो उनकी जो व्यवस्था भिन्न है तो प्रशासकीय व्यवस्था भी वहां पर भिन्न प्रकार की हो जाती है। जैसे इन समाज की विशेषताओं में जो प्रमुख रूप से वो बात करते हैं वह है कि यह समाज विजातीय समाज होता है। विजातीय समाज अर्थात जहां पर विरोधी प्रवृत्तियां एक साथ उपस्थित पाई जाती हैं, जहां विपरीत विचार, विपरीत प्रकार के संगठन, भिन्न भिन्न प्रकार के संगठन एक ही समाज में विद्यमान रहते हैं। अर्थात जहां पर हम बात करें कि परिवर्तन है लेकिन वो परिवर्तन होता है परंतु असंगत होता है, अपूर्ण होता है। समाज परिवर्तन चाहता है लेकिन परिवर्तन चाहने के लिए जो प्रक्रिया है वो अपने आप में भिन्न होती है। जहां पर नई संस्थाएं भी होती हैं, नई संस्थाओं को भी अपनाया जाता है और पुरानी भी विद्यमान होती हैं। पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषताएं हैं तो साम्यवादी व्यवस्था की भी विशेषताएं हैं। जहां पर बहुत हम कहें अमीर लोग होते हैं, उस देश की जनसंख्या का जहां बहुत कम प्रतिशत भाग बहुत अमीर होता है तो बहुत बड़ा भाग बहुत गरीब होता है। तो ये जो अंतर है ये एक ऐसी व्यवस्था को जन्म देता है जहां पर दो विरोधी व्यवस्थाएं एक ही स्थान पर एक ही समाज में विद्यमान रहती हैं। इसी प्रकार यहाँ की अर्थव्यवस्था होती है। ये अर्थव्यवस्था को जिसे रिग्स ने जो नाम दिया है वो बाजार कैंटीन व्यवस्था का नाम उसे देता है कि बाजार कैंटीन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर कि जो कीमतें हैं वह बहुत अधिक निश्चित नहीं हो पाती। उसका कारण होता है कि यहाँ पर जो व्यवस्था लागू की जाती है कीमतों का निर्धारण सामाजिक एवं राजनीतिक आधार पर किया जाता है कि जहां पर एक तरफ समाज में जो पिछड़ा वर्ग है उसको सब्सिडी देकर कम कीमतों में अनाज उपलब्ध कराया जाता है, सब्सिडी देकर अनाज वहां पर उनको बाकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो वहीं पर जब ओपन हम बाजार की बात करते हैं, खुले बाजार की बात करते हैं, तो वहां पर चीजें कभी कभी इतनी महंगी होती हैं कि समाज के आम व्यक्ति की पहुंच से दूर हो जाती हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है जहां पर अभिजन वर्ग का हस्तक्षेप पाया जाता है, एक जो अभिजन वर्ग है जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान
बनाते हुए या विशिष्टता लिए हुए होता है और सामाजिक कार्यों में या सामाजिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में अपनी पकड़ रखता है और उसके माध्यम से वह हस्तक्षेप करता है, तो उसको वह कहता है कि यह जो इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है यह उन दोनों व्यवस्थाओं से भिन्न होती है। इन समाजों में जहां पर कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए समाज का बड़ा वर्ग जो है वह प्रयासरत दिखाई देता है, क्योंकि सरकारी कार्य करने के पीछे जहां सेवा का उद्देश्य होता है वहीं पर इन समाजों में उन सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना, आर्थिक रूप से सक्षम हो जाना, समाज में एक अपनी विशिष्ट पहचान बना लेना, शक्ति प्रदर्शित करना, अर्थात सरकारी नौकरी में सेवा के स्थान पर ये सारी चीजें स्थान ले लेती हैं। तो इस प्रकार की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार के समाज में विशेष रूप से दिखलाई देती हैं। इसी के साथ साथ जो हम कहें विचार हैं, जो थॉट प्रोसेस है, वहां पर भी विरोधाभास है। ये विरोधाभास जहां पर लोकतांत्रिक मूल्यों की तरफ हमें दिखलाई देता है, वहीं कहीं कहीं पे लगता है कि कुछ वर्ग के द्वारा बहुत ही हिंसक साधनों का प्रयोग किया जाता है, जो किसी भी प्रकार से कि सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, धन प्राप्त करना चाहते हैं और समाज में अपनी एक पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। तो पुराने के साथ साथ जो एक व्यवस्था नई भी एक व्यवस्था लेती है उसे जो बहुल मानवीयतावाद का रिक्स ने नाम दिया है, वो इस प्रकार की व्यवस्था की बात करता है कि जो ये विशेष प्रकार की व्यवस्था है ये यहाँ पर जन्म ले लेती है। इसी के साथ साथ जो रिक्स बात करता है संपार्श्विक समाज की विशेषता की, वह बात करता है औपचारिकता की, कि इन समाजों में औपचारिकता विद्यमान होती है। औपचारिकता मतलब कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखने में लगेगा संविधान भी है, कानून भी है, नियम भी है, सरकार भी है और सभी औपचारिक रूप से विद्यमान है। परंतु जब व्यवहार की बात आती है तो व्यवहार में स्पष्टतः देखने में लगता है कि ये सारी चीजें मात्र सैद्धांतिक हो जाती हैं और व्यवहारिक स्थिति इससे भिन्न हो जाती है। चुनाव आयोग है, लेकिन चुनाव आयोग स्पष्ट निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए या लोगों का विश्वास जीत पाने में वो सक्षम नहीं हो पाता है। इसी के साथ साथ सरकार है, लेकिन सरकार जो जनता की मांगे हैं या जो आवश्यक कार्य हैं उनको करने की अपेक्षा जो दूसरे कार्य हैं या स्वयं के विकास के कार्य हैं उन पर अधिक बल देती है। संसद सरकार पर नियंत्रण रखने की अपेक्षा लगता है कि संसद की जो स्थिति है वह वहां पर कमजोर होती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ साथ जो प्रशासन की व्यवस्था है वह अपने अनुभव के आधार पर, अपने प्रशिक्षण के आधार पर एक प्रमुख स्थान प्राप्त कर लेती है और इसी के साथ साथ जो सेवाओं में भर्ती हैं उनके लिए स्पष्ट नियम दिखलाई देते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, सारी चीजें होती हैं, प्रशिक्षण की पूरी प्रक्रिया होती है। लेकिन जब हम व्यवहार में देखने की बात करते हैं तो व्यवहार में देखने में यह आता है कि जहां पर प्रशिक्षण में, जहां पर भर्ती में समय समय पर साक्षात्कार के दौरान विशेष रूप से जब नियमों में शिथिलता दिखलाई देती है और इसी के साथ साथ जो प्रशिक्षण है उसकी जो पद्धति होती है वह भी परिवर्तित दिखलाई देती है, तो लगता है कि जो व्यवस्था है उसमें सिद्धांत में और व्यवहार में अंतर है। जो पाश्चात्य देशों के जो मॉडल है, विकास के प्रतिमान हैं, उनको स्थापित किया गया है संविधान के माध्यम से, कानून के माध्यम से, परंतु व्यवहार में जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया अभी उतनी लोकतांत्रिक या मजबूत नहीं दिखलाई देती है या उसका वहां पर स्पष्ट रूप से अभाव पाया जाता है। इसी प्रकार के समाजों की जो व्यवस्था की बात करता है वह रिक्स कहता है कि अति आच्छादन की स्थिति होती है। वह इस रूप में कि वहां पर नए और पुराने दोनों चीजें हैं, पुरानी व्यवस्थाएं भी हैं और नयों को भी अपना लिया गया है। लेकिन व्यवहार में जब हम देखेंगे तो स्पष्ट रूप से दिखता है कि पुरानी जो व्यवस्थाएं हैं
उनका प्रभुत्व है। नए हैं लेकिन नयों के स्थान पर पुरानों का प्रभुत्व है। वो जो संगठन है या व्यवस्थाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, वो अधिक प्रभावशाली हो जाती हैं। इस प्रकार के समाज में संसद, सरकारी कार्यालय या और इसी प्रकार के जो सरकारी संगठन हैं वो कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनका जो व्यवहार है वह वहाँ सामाजिक जो व्यवस्था है, जो जाति पर आधारित है, धर्म पर आधारित है, वह क्षेत्र पर आधारित है, परिवार पर आधारित है, उसका स्पष्ट प्रभाव उन व्यवस्थाओं के ऊपर देखा जा सकता है। अर्थात ये सारी व्यवस्थाएं जो ओवरलैपिंग वाली स्थिति है कि व्यवस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अपना ली गई हैं, लेकिन जो परंपरागत संरचनाएं हैं वो उनकी प्रक्रिया आधुनिक संस्थानों के ऊपर उन पर प्रभुत्व स्थापित कर लेती है। तो एक स्पष्ट रूप से जो संस्थाओं की व्यवस्था होनी चाहिए उसका अभाव यहाँ पर दिखलाई देता है। इन्हीं दृष्टिकोण में जो समपार्श्वीय समाज का रिग्स ने विश्लेषण किया है, उस विश्लेषण के आधार पर रिग्स कहता है कि यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था का प्रतिमान उभर कर आता है वह जो अल्प कार्यात्मक और बहुकार्यात्मक व्यवस्थाएं हैं उनसे भिन्न हो जाता है। वह भिन्न हो जाता है इस स्तर पर कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो प्रशासनिक अधिकारी हमें स्पष्ट रूप से ये देखने में लगता है कि वो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वे अपने कार्य करने की अपेक्षा उन कार्यों पर अधिक बल देते हैं जहां पर जनता के कल्याण की अपेक्षा जो रेगुलर काम है उन पर बल दिया जाता है। इसी के साथ साथ जो लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रक्रिया है उनमें भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अभाव पाया जाता है। अर्थात संस्थाएं विद्यमान है, संवैधानिक रूप से स्थापित किया गया है, परंतु वहां पर जो प्रक्रिया है उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अभाव पाया जाता है। सामाजिक कल्याण की अपेक्षा जिन पर बल दिया जाता है वह है वर्ग विशेष का कल्याण और समूह विशेष का कल्याण या स्वयं का कल्याण, परिवार का कल्याण, भाई भतीजावाद। इन व्यवस्थाओं में स्पष्ट रूप से दिखता है कि नीतियां बेहतर बनती हैं, सरकारों के द्वारा बनाई जाती हैं, लेकिन जो प्रशासनिक मशीनरी है उसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो कार्य इस प्रकार के होते हैं कि उसमें सामाजिक कल्याण कहीं पीछे रह जाता है। इसी के साथ साथ जो संस्थाएं हैं, जो हम बात करें लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनमें नौकरशाही का प्रभुत्व हो जाता है, क्योंकि नौकरशाही का प्रभुत्व होने का एक प्रमुख कारण होता है इन देशों में राजनीतिक रूप से चूंकि अस्थिरता पाई जाती है। अस्थिरता के परिणाम स्वरूप जो भी सरकारें बनती हैं वह अपने कार्यों में उतनी दक्ष नहीं हो पाती या मंत्री अपने क्षेत्रों में उतने विशेषज्ञ नहीं होते। तो ऐसे परिस्थितियों में जो नौकरशाही होती है वह नौकरशाही चूंकि वह एक विशेष प्रक्रिया के तहत जो चयनित होकर आती है, प्रशिक्षण प्राप्त करती है और एक लंबे समय तक एक कार्यालय में या संगठन में काम करती है, तो उसके पास जो अनुभव होता है कार्य करने का, उसके पास जो डाटा होता है, विश्लेषण की क्षमता होती है, उसके आधार पर वह प्रभुत्व स्थापित कर लेती है। जो कुशल प्रशासनिक दक्षता की हम बात करते हैं, क्योंकि वर्तमान में जब सभी देशों के द्वारा या अधिकतर देशों की हम बात करें लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार कर लिया गया है, तो वहां पर राज्यों के द्वारा जो विकासात्मक कार्य किए जाते हैं उनको लागू करने के लिए भी विशेष प्रकार के प्रशासनिक दक्षता की आवश्यकता होती है। परंतु रिक्स कहता है कि ये जो समाज है इन समाजों में प्रशासनिक दक्षता का अभाव देखा जाता है। प्रशासनिक मशीनरी है लेकिन उसका जो प्रशिक्षण है वह लंबे समय पर होता है, जो है वो भी जो आधुनिक माध्यम है, तकनीक का प्रशिक्षण है, उसका अभाव पाया जाता है। तो कुल मिलाकर दक्ष नहीं, वह
जो परिस्थितियां नए उभर रही हैं उन परिस्थितियों के दृष्टिगत हम कहें कि वो प्रशासनिक मशीनरी उतनी दक्ष नहीं हो पाती है। जो अधिकारी हैं या हम कहें ब्यूरोक्रेसी की जो भूमिका है वह नीति निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हो जाती है। यद्यपि नीति निर्माण का कार्य संसद के द्वारा किया जाता है और संसद ही उसके लिए हम कहें उसके पास सत्ता होती है कि वो नीतियों का निर्माण करेगी, परंतु सरकारों की अस्थिरता और जो व्यवस्थापिका के या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता न होने के कारण, कम समय अवधि के कारण वह उन क्षेत्रों में अपनी भूमिका का प्रवाह उतने महत्वपूर्ण प्रकार से नहीं कर पाते जितने की नौकरशाही के द्वारा किया जाता है। इसलिए जो नौकरशाही की भूमिका है वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। या हम कहें कि नीति क्रियान्वयन के साथ साथ इस समूह के द्वारा नीति निर्माण में भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया जाता है। तो जो जनता की सुप्रीम होने की बात होती है कि जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, उसके स्थान पर पावर अप्रत्यक्ष रूप से वो इन नौकरशाही के हाथों में आ जाती है और उन्हीं के द्वारा नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया जाता है। जो ये अधिकारी होते हैं ये इसी के साथ साथ क्या करते हैं कि जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं राज्य में उनके ऊपर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। उसी के परिणाम स्वरूप जो स्थिति होती है, कभी कभी लगता है कि वो राज्य में असंतुलित विकास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि यार ये जो असंतुलित विकास होता है उसके परिणाम स्वरूप समाज में एक वर्ग विशेष का तो विशेष हम कहें विकास हो जाता है, परंतु जो शेष समाज है, समाज का जो पिछड़ा हुआ वर्ग है वो उन लाभों से वंचित हो जाता है जो लाभ उसके मिलने चाहिए, जो स्वतंत्रता के पश्चात वो अपने हम कहें सरकार से अपेक्षा रखता है कि उसे स्वतंत्रता पश्चात बेहतर जीवन जीने का अवसर प्राप्त होगा, सुविधाएं बेहतर मिलेगी, उसका अभाव वहां पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसी के साथ साथ जो इस प्रकार का जो साला मॉडल की बात रिक्स करता है, यहाँ पर परंपरागत एवं आधुनिक प्रशासन की जो विशेषताएं हैं वो दोनों एक साथ देखने को मिलती हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात जो विकास के प्रतिमान पाश्चात्य देशों से लिए जो संविधान में या जिन्हें संवैधानिक बनाया गया दर्जा प्रदान किया गया, उसी के साथ साथ जो परंपरागत संस्थाएं हैं वे भी अप्रत्यक्ष रूप से इन राजनीतिक व्यवस्थाओं में उपलब्ध हम कहें उपस्थित रहती हैं और उसको प्रभावित करती रहती हैं। ये व्यवस्थाएं जाति के रूप में, धर्म के रूप में, संगठन और इसी के साथ साथ क्षेत्र के रूप में है, विशेष वर्गों के रूप में है, इनका जो प्रभाव है उसको भी स्पष्ट रूप से प्रशासनिक मशीनरी के ऊपर देखा जा सकता है। इसलिए जो रिक्स कहता है कि जो समपार्श्वीय समाज की जो विशेषताएं हैं या उसकी जो नौकरशाही के लिए जो उसने साला मॉडल दिया है उसका प्रयोग उसने इसीलिए किया है क्योंकि इस समपार्श्वीय समाज की जो विशेषताएं हैं वो बहुकार्यात्मक और अल्प कार्यात्मक समाज के बीच की विशेषताएं हैं। तो ये जो इन दोनों ही समाजों की विशेषताओं को ग्रहण किए हुए प्रशासनिक मशीनरी होती है उसको उसने साला का नाम दिया है और एक विशिष्ट प्रकार के सामाजिक परिवेश की बात की है कि जो ये साला अधिकारी होते हैं इनके ऊपर इन राष्ट्रों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो विद्यमान विशेषताएं होती हैं उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसलिए यदि प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन कि देशों में करना है, अपने इन दो देशों के पूर्व सियामी या थाईलैंड और फिलीपींस देशों के अध्ययन के पश्चात रिक्स ने कहा कि अगर प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना है तो उन प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अध्ययन को उस सामाजिक परिवेश में देखने की आवश्यकता है जिसमें कि वे कार्य करते हैं, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था भी एक सामाजिक उस समाज की व्यवस्था का ही अंग होती है। तो उनके
मध्य जो अंतःक्रिया है या उस पूरे सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव जो प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ता है, उसके अध्ययन करने के लिए उसे समग्र में देखकर ही प्रशासनिक व्यवस्था का विश्लेषण किए जाया चाहिए। धन्यवाद।